हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी और आज है 13 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल कवर करेंगे क्यूआर कोड बेस्ड चालान सिस्टम के बारे में। ओके, और ग्रेट निकोबार लीगल राइट, और इसी के साथ एक और आर्टिकल भी कवर करेंगे। और आज का डिस्कशन बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो मन लगाकर ध्यान से इसको सुनना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हम स्टार्ट करने से पहले हमेशा क्या करते हैं, कोट। तो आज का कोट है तो वो डिस्कस करेंगे। इफ इट्स इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो इस कोट का ये मीनिंग है कि अगर कोई चीज तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है तो तुम उसे करने के तरीके ढूंढ लोगे। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे? एक्सक्यूज। तो उसके लिए आप एक्सक्यूज ढूंढोगे। ओके, अगर मैं सिंपल वे में कहूँ, ये कोट ये बताता है कि एक इंसान अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करता है। जिस चीज को हम सच में चाहते हैं उसके लिए मेहनत, ओके, टाइम और एफर्ट निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर हमें उससे दिल कि हमारा उसमें दिल ही नहीं चाह रहा कि हम वो काम करें, तो हम रीजन या एक्सक्यूज ही बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो अगर ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको फिट होना है और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप रोज जिम जाने का टाइम निकाल लोगे। अगर नहीं है तो आप बोलोगे आज थोड़ा बिजी हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ। तो ये डिफरेंस है कि कैसे कोई रास्ता फाइंड आउट करना और कैसे एक्सक्यूजेस देने हैं। ओके, अगर एग्जाम की बात करें तो जो स्टूडेंट सीरियसली पास होना चाहते हैं वो पढ़ता है, चाहे लाइट क्यों ना चली जाए। ओके, बट दूसरा कहता है लाइट चली गई थी इसीलिए नहीं पढ़ा। तो पहले ने वे ढूंढा, दूसरे ने एक्सक्यूज। ओके, तो आई होप आपको जो आज का कोट है वो अच्छा लगा होगा और आप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। ये कोट आपका डिटर्मिनेशन, प्रायोरिटीज, सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज के डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे हमारी लेक। आज की जो लेक है वो है ब्रह्मसरोवर लेक। ठीक है, ब्रह्मसरोवर लेक जो लार्ज टैंक के नाम से भी जानी जाती है। सरोवर का मीन क्या है? लार्ज टैंक। ओके, होली पॉन्ड। ये कुरुक्षेत्र में है और स्टेट ऑफ हरियाणा में है, इंडिया में। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 3600 फीट है, चौड़ाई इसकी 1500 फीट है और अप्रोक्सीमेटली 4500 ये डीप है, यानी कि डूंगाई इसकी। मिथियोलॉजिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो माना ये जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा ने पृथ्वी यानी कि यूनिवर्स को बनाने से पहले यज्ञ परफॉर्म किया था। ओके, जैसे यज्ञ किया था। और यहाँ पर यह भी मान्यता है कि अगर ब्रह्म सरोवर में डिप लगाया जाए तो सिंस, जो पाप होते हैं, वो धुल जाते हैं। सोलर इक्लिप्स के दिन यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम यानी कि श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और उनका जो बिलीफ है कि यहाँ पर क्या होता है, सिंस जो है क्लींस होते हैं। और इसी जगह पर गीता जयंती के दिन जो नवंबर और दिसंबर में सेलिब्रेट की जाती है, वहां पर आरती की जाती है, दान किया जाता है और कल्चरल परफॉर्मेंस भी होती हैं। इसी के साथ इसके बात करें फिजिकल फीचर और स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पर घाट के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। घाट का जो करैक्टर है वो महाभारत, जो कि हिंदुइज्म का इपिक है एक, वहां से जो लिया गया है, घाट का नाम वहां से पड़ा है। ओके, और इसी सरोवर के बीच मिडेस्ट ऑफ द टैंक यहाँ पर एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी है, जिसको सर्वेश्वर महादेव के टेम्पल से नाम से जाना जाता है। और टेम्पल तक जाने के लिए कंक्रीट का ब्रिज बना हुआ है और जहां पर एक सीन भगवत गीता से भी बनाया गया है, जो लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन जी का
सीन है जैसे भगवत गीता में हुआ था। अब बता देती हूँ आपको टेम्पल, ये है आपका सरोवर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर, और इसमें जो आपका टेम्पल, ओके, ये सारी आपकी पिक्चर। तो आई होप आपको आज की लेक कवर हो गई होगी। आपने याद क्या रखना है, जो ब्रह्म सरोवर है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है, ओके, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। जो कंट्री का फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड चालान पेमेंट बनाया गया है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कियोस्क, ठीक है, जिसको गुरुग्राम में क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। तो ये गुरुग्राम में जो फर्स्ट सिटी बनी है इंडिया की जिसमें क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क, जो डिजिटल पेमेंट फॉर ट्रैफिक चालान, यानी कि ट्रैफिक चालान की डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, कंट्री में ये फर्स्ट किया गया है गुरुग्राम के अंदर, ओके। इससे क्या होगा, पेमेंट जल्दी फास्टर होगी, यानी कि प्रोसेस फास्टर करेगी और इजी हो जाएगी। कियोस्क जो है वो गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सेटअप किया गया है। कहाँ किया गया था, एम्बिबियंस मॉल में किया गया है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, राजेश मोहन ने। और ये कंट्री का फर्स्ट टाइम ट्रैफिक चालान पेमेंट जो बना है इसके साथ, यानी कि ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की गई है, ओके। कियोस्क को स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंडर, ओके। ये एक आउटस्टैंडिंग चालान सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से लोग अपना व्हीकल नंबर डालेंगे और स्कैन करेंगे क्यूआर को और अपना चालान जो है वो पे कर सकते हैं। इसी इनिशिएटिव, इसकी वजह से सिर्फ वर्कलोड ट्रैफिक पुलिस का ही नहीं कम होगा, यानी कि सिटीजन को भी इजीएस्ट वे मिल जाएगा अपना चालान पेमेंट करने का, क्योंकि अगर ऐसे चालान होते हैं तो उसको ऑफिशियली कितना टाइम लग जाता है, 90 डेज का टाइम लग जाता है। तो इससे क्या होगा, ये काम इजी हो जाएगा, ओके। और इसके बाद मिस्टर मोहन ने ये बोला है कि कियोस्क अगर ये पायलट प्रोजेक्ट वर्क करता है, सक्सेस करता है, तो इसको हाई फुटफॉल लोकेशन पर भी इंस्टॉल किया जाएगा, ओके। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि फर्स्ट डिजिटल सिस्टम जो बना है कियोस्क, ठीक है, इसको गुरुग्राम में इंस्टॉल किया गया है, ओके। और कहाँ किया गया था, एम्बियंस मॉल, ठीक है, वहां किया गया है। और किसके द्वारा किया गया था, ये बनाया किसके द्वारा गया है, गुरुग्राम पुलिस और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, ओके। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज recent dig in Tamil Nadu, तेनकासी रिवील प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कल्चर। तो हुआ क्या है, तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है तमिलनाडु में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में, विलेज थिरुमलपुरम में, ओके। तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की एग्जीबिशन से पता चला है कि यहाँ एक आयरन एज कल्चर था, ओके, जो इंडिया की हिस्ट्री समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एग्जीबिशन में मिला क्या है। एग्जीबिशन में इस साइट पर ब्यूरल स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उनके बेसिस पर हिस्टोरियन ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये साइट अर्ली टू मिड 3rd मिलेनियम BCE की हो सकती है। ये टाइम पीरियड जो है वो आदि टाइम पीरियड आदि चननलूर, शिव गलाई जैसे दूसरी इंपॉर्टेंट आयरन साइट से मिलते जुलते हैं, ओके। और तमिलनाडु में ये अर्लियर मिल चुके हैं। अभी ये जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं आदि चननलूर, ठीक है, ये आप इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी शायद डिफरेंट हो सकती है, ओके। तो प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ओके। तो एग्जीबिशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थिरुमलपुरम के जो ब्यूरल साइट हैं वो लगभग 35 एकड़ में स्प्रेड है, ओके। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 107 टॉम स्ट्रक्चर मिले हैं, ओके। और
ये सब सीजनल स्ट्रीम के बीच प्रेजेंट है, यानी कि ज्योग्राफी भी एंशियंट जो सेटलमेंट है उसके लिए परफेक्ट थी। यानी कि आज वहाँ पर विलेज है तो उसकी जो सेटलमेंट है वो परफेक्ट है। तो एंशियंट लोगों ने भी यहाँ पर अपना जो सेटलमेंट कर रखी थी, क्योंकि उस टाइम भी इनको ये एरिया परफेक्ट लगा था। अब बात करते हैं कि आर्टिफैक्ट में क्या क्या मिला है। और इस एग्जीबिशन में ब्लैक, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, उसके बाद स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर, कोर्स रेड वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट मिले हैं। स्टोन स्लैब चैम्बर के अंदर अर्न ब्यूरल भी मिले हैं, यानी कि जो चैम्बर की डेप्थ है वो 1.5 मीटर की है, यानी ब्यूरल प्रैक्टिस भी एडवांस थी उस टाइम। और सिमिलरली ये ही जो रिमेन्स है यानी कि आर्टिफैक्ट है वो आदि चनलूर शिवगलाई, ओके, उसके बाद जो आपका थुल्लुकरपट्टी, ठीक है, थुल्लुकरपट्टी और कोरकाई में फाइंडिंग मिली हुई है। ओके, अब जो ये आर्कियोलॉजिस्ट सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि ऐसा है एविडेंस जो है वो आयरन एज को बताता है तमिलनाडु में। ओके, और ये टाइमलाइन को भी शो करता है कि उस टाइम ब्यूरल कल्चर कैसा था इंडिया में, और मेथड क्या रहे हैं इसको करने के लिए। साइंटिफिक एनालिसिस, रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी चीज़ों के साथ इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है, यानी कि एग्जीबिशन किया है। और हमारे लिए ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो टॉपिक है वो जनरल स्टडी, हिस्ट्री और ऐसे पेपर के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ओके, आपको इन चीज़ों का रिवीजन लेटेस्ट फैक्ट के साथ करना चाहिए, स्पेशली तमिलनाडु और इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री का ये पोर्शन में। ओके, इसके पोर्शन में, हिस्ट्री के पोर्शन में ऐसा कंटेंट जो रेगुलरली फॉलो करते रहिए, ऐसा कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते रहिए ताकि एग्जाम में एज मिल सके और करंट अफेयर भी स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ, विच इज द ग्रेट निकोबार एंड लीगल राइट ऑफ द नेचर। तो ऑथर यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? ऑथर का ये मानना है कि गवर्नमेंट का मेगा प्लान जो बन रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, जैसे कि पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप, पावर प्लांट, ये सारे थ्रेट हो रहे हैं, जहां पर फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, यानी कि 13,000 हेक्टेयर तक की जमीन को खराब किया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हो फॉरेस्ट को खराब किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना क्या चाहता है ऑथर? तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो वर्ल्ड्स के रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। ओके, ये एरिया ग्लोबल कार्बन रिजर्वायर और क्लाइमेट रेगुलेटर के रूप में काम करता है। बट एक मेगा डेवलपमेंट पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट, टाउनशिप, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारे प्रपोज हुए हैं। और ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जिससे 13,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो लैंड डाइवर्ट करनी पड़ रही है, इसे इकोलॉजिकल ट्राइबल राइट्स दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है। कंसर्न यही है कि इंडिया का जो मेन लैंड सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल इन्वायरमेंट के लोकल इकोलॉजिकल नीड से काफी अलग हुआ है। ओके, क्योंकि इकोलॉजिकल चीजें अलग है और डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है, डेवलपमेंट जो मॉडल्स हैं वो अलग हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो निकोबार आइलैंड जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड यानी कि आर्कियोपिलागो क्या होते हैं? जैसे ये एक टापू है, इसके साथ और टापू हो साथ में, ठीक है, आइलैंड्स हो, उसको बोलते हो आप आर्कियोपिलागो। यहाँ कहाँ पर लोकेट करता है? बे ऑफ बंगाल में, सदर्न मोस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये क्रूशियल मैरीटाइम गेटवे है इंडियन ओशन और सदर्न ईस्ट एशियन सी में। और
ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकली इस आइलैंड को रिमोट और आइसोलेट किया गया है सर्वल स्मॉल आइलैंड्स के साथ, ठीक है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट, हिल्स और कोस्टल इकोसिस्टम पाया जाता है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है, रिच इन एंडेमिक और रियर फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं इस आइलैंड पर। ओके, क्रिटिकल हैबिटेट है, बहुत सारी मेराइन स्पीसीज पाई जाते हैं और इतने यूनिक फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि क्लाइमेट इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न, मेंटेनिंग मेराइन डाइवर्सिटी जैसी चीजें। अब आइलैंड पर जब हम देख लेते हैं, ये है आपका अंडमान आइलैंड, ये है निकोबार आइलैंड। आइलैंड को वर्ल्ड से रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है। ये रेगुलर क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। तो ये है आपका इंडिया, और इंडिया के बीच में आप देखोगे तो आपका बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिल जाएगा। ओके, अब की कंसर्न मैंने आपको बता दिया है कि जो मेनलैंड सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है वो इन्वायरमेंट के लोकल इकोलॉजिकल नीड से काफी अलग है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल बैकग्राउंड से। देखिए, ऑथर ने रेफरेंस दिया है कि नियमगिरी हिल जजमेंट यानी कि 2013 का एक ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का एक केस आया था, ठीक है। उसमें ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ग्राम सभा को अधिकार है कि वो अपने कम्युनिटी रिसोर्सेज और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सके। ये केस एक प्रीसिडेंट सेट करता है जब ट्राइबल और लोकल कम्युनिटी के राइट को प्रोटेक्ट किया गया था। ओके, लेकिन लिंक कैसे कर रहा है अब ये निकोबार से, यहाँ भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ट्राइबल लोगों के राइट सेटल नहीं हुए हैं, बिना उनके कंसेंट के फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर दी गई है। ओके, तो ऐसे ये कनेक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेचर के कॉन्सेप्ट के, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर लीगल राइट्स। तो ग्रेट निकोबार का जो केस एक और एग्जाम्पल है कि कैसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, उसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंटल लॉ इफेक्टिव नहीं है तो हमें राइट ऑफ नेचर अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, ये अर्थ यूरिस्ट प्रूडेंस या राइट ऑफ नेचर मॉडल अडॉप्ट किया था, और इस मॉडल में नेचर को एक लीगल पर्सन माना जाता है। फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन सबके अपने राइट्स होते हैं। इस केस में ये चीज बोली गई थी। ओके, अब इंडिया का एक्सपीरियंस क्या है। इंडिया के एक्सपीरियंस की बात करें तो इंडिया में भी 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना, ठीक है, यमुना और गंगा को क्या दिया था, पर्सनहुड यानी कि लीगल पर्सनहुड दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ये रिवर लिविंग एंटिटीज हैं जिनके राइट और ड्यूटीज हैं, पर लेटर बाद में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को स्टे कर दिया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को के कंसर्न के कारण कि इसका गार्डियन कौन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन होगी, इन चीजों के लिए इसको स्टे कर दिया गया था। अब एक और केस स्टडी पढ़ते हैं, कोलंबिया की अट्रेटो रिवर का केस 2016 में, ठीक है। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट था। वहां कोर्ट ने बायोकल्चर राइट रिकॉग्नाइज किए थे, मतलब लोकल कम्युनिटी और नेचुरल इकोसिस्टम के म्यूचुअल राइट्स हैं। ओके, तो गार्डियनशिप सिस्टम बनाया गया जहां लोकल इंडिजीनियस रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट दोनों मिलकर रिवर के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया के लिए ये एक इंस्पिरेशनल मॉडल हो सकता है। ओके, लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करें कि टेक अवे क्या होने चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच बैलेंस जो है वो जरूरी होना चाहिए, ठीक है। और नेचर को लीगल पर्सनहुड देने से हमारी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ओके, डेवलपमेंट मस्ट बी नॉट कम कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ग्रांटिंग लीगल पर्सनहुड टू नेचर, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो हमें फॉरेस्ट राइट भी लोकल कम्युनिटी को देने चाहिए। और
इसके बाद मैं बता दूं आपके यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम के में ये कहाँ रेलिवेंस हो सकता है। ये आपके जीएस पेपर 2 जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट, यूरिस प्रूडेंस, ओके, और थर्ड पेपर पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, फोर्थ पेपर एथिक्स, ह्यूमन वर्सेस नेचर ड्यूटीज पर। और इस आर्टिकल को हम एंड करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ, नेचर डज नॉट नीड अस। कहा जा रहा है कि कुदरत को हमारी जरूरत नहीं है, वी नीड नेचर, हमें कुदरत की जरूरत है। ग्रांटिंग राइट टू नेचर इज नॉट जस्ट लॉ, नेचर को राइट्स देना ये लॉ नहीं है, ये एक जस्टिस है। ओके, तो आई होप आपको ये एडिटोरियल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेचुरल फार्मिंग गेन ट्रैजेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग के बारे में यहाँ प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना यानी कि PK3Y MSP इनिशिएटिव से किसान धीरे धीरे केमिकल फार्मिंग छोड़कर सस्टेनेबल और नॉन केमिकल प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। ओके, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टच करता है एग्रीकल्चर पॉलिसी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, रूरल लाइवलीहुड को और पब्लिक प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन किया गया और एवेल्युएशन से कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि इंडिया प्रमोट करेगा नेचुरल फार्मिंग को स्केलेबल मॉडल पर, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जाएगी और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा और इकोलॉजी को बैलेंस किया जाएगा। तो नेचुरल फार्मिंग के पुश नेशनल लेवल पे हो रहा है। ओके, हिमाचल की हिल स्टेट जिसमें लीडिंग रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पार्वती हिल, चंबा मंडी जैसे एरिया में कई किसान अब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या पूरी तरह से इन्होंने बंद ही कर दिया है। स्टेट की स्कीम और ट्रेनिंग ने फार्मर को बहुत ज्यादा एनकरेज किया है। ओके, अब बात करते हैं हम प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना की। तो हिमाचल की फ्लैगशिप ये स्कीम है जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ओके, उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसे प्रिंसिपल या सुभाष पेलकर नेचुरल फार्मिंग मॉडल यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिसमें इंडिजीनियस इनपुट जैसे यानी कि को डंग, को यूरिन, नीम जैसी चीजों को यूज किया जा रहा है सॉइल में। और आज के दिन लगभग 2.2 लाख फार्मर एक्टिव हैं नेचुरल फार्मिंग से और 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड केमिकल फ्री हो चुकी है। ओके, स्टेट ने टारगेट सेट किया था कि 9.61 लाख फार्मर को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो नेचुरल प्रोड्यूस में हिमाचल जो है, हिमाचल देश का पहला स्टेट है जिसमें नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस के लिए MSP इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मेज, वीट, रो, हल्दी, अब सब में MSP जो है जैसे ₹40 पर केजी, यहाँ पर MSP जो सेट की गई है मेज के लिए ₹40 पर केजी और वीट के लिए 60 पर केजी, ठीक है। तो उसी तरह हल्दी पर 90 पर केजी। तो पंगी जो चंबा में है, उसका पहला नेचुरल फार्मिंग डिवीजन बना है, सब डिवीजन बना गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अब तक 400 मीट्रिक टन से ज्यादा प्रोड्यूस MSP पे खरीदा है ताकि किसान को सिक्योर इनकम मिल सके और उनकी लगन भी बनी रहे। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट और चैलेंज की। तो फार्मर्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनको प्रोडक्शन और मार्केटिंग में सपोर्ट मिल रहा है। ओके, चैलेंजेस और इसके बाद इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो गई है और सॉइल हेल्थ बेटर हुई है, क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ी है। फार्मर का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है, उनको भी ट्रेनिंग और इनकम सपोर्ट मिल रहे हैं। पर प्रैक्टिकल चैलेंज भी हैं जैसे कि मार्केट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी और साइंटिफिक एक्सेप्टेंट पर अभी काम हो रहा है। ओके, इन चीज़ों पर अभी काम चल रहा है। तो एट द लास्ट हम कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का मॉडल इंडिया के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है, जहां गवर्नमेंट
को प्रोएक्टिव स्टेप से नेचुरल फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने की रियल फील्ड स्टोरी दिखती है और ये मॉडल फ्यूचर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक नया रोड मैप प्रोवाइड कर सकता है। तो ये आर्टिकल आपका कवर होगा जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर, ठीक है, और केस स्टडी में भी किया जा सकता है। पॉलिसी डिजाइन, मार्केट लिंकेज और टेक्नोलॉजी जैसी चीजों पे के साथ भी आपका ये आर्टिकल कनेक्ट हो सकता है। सो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपने आज का डिस्कशन काफी इंजॉय किया होगा। तो अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें महरज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।